जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। देहरादून स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो देखिए दोस्तों, यहां पर यूकेएसएससी यूकेपीएससी के जो पुरानी ईयर्स के पेपर है वो आपको डिस्कस करवा रहे हैं और इसी सीरीज में जो टोटल 20 पेपर हमें आपको सोल्व करवाने हैं, इसी का आज यहां पर ये 7वां पेपर है। तो यही जो सीरीज है दोस्तों, आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है, उत्तराखंड पुलिस के लिए, पटवारी के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए। तो जैसे कि दोस्तों थंबनेल में लिखा है कि 75 प्लस स्कोर, तो आसानी से आप कर जाओगे अगर इस कंटेंट के लेवल का इस प्रकार से आप पेपर को सोल्व करते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। तो डिस्कस करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले बता दें कि कौन कौन से पेपर हमने आपको डिस्कस करवा दिए हैं, कितने पेपर बचे हैं, इन सभी को। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे होंगे कि 7 पेपर है, 7वां पेपर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 20 पेपर आपको सोल्व करवाने हैं और पेपर जो सोल्व करवाए हैं, पहला पेपर यहां पर सीएफओ का है, लोअर पीसेस का दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एपीओ का पेपर हमने आपको सोल्व करवा दिया है, एक पेपर आपको बीडीओ का करवाया है, एक पेपर आपको सचिवालय रक्षक का, एक पेपर आपको फॉरेस्ट गार्ड का करवा दिया है और यहीं पर दोस्तों एक पेपर है आबकारी प्रवर्तन सिपाही वाला। तो देखिए दोस्तों, टोटल यहां पे 7 पेपर हो जाएंगे और इन 7 पेपरों को हमने जो डिस्कस करवाया है पूर्णतः व्याख्या सहित करवाया है। तो निश्चित ही अगर आप इसे देखते हैं तो 100% आपको बेनिफिट होगा और 75 प्लस स्कोर करना भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, नामुमकिन नहीं होगा। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि अगर आपने ये सीरीज देखनी है, ये पेपर सोल्व सीरीज देखनी है, तो इस प्लेलिस्ट में आपको जाना है। यूकेएसएससी यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से है। पहला जो पेपर था हमने 3 पार्ट में करवाया था, तो कोशिश करेंगे दोस्तों पहले वाले जो पेपर हमने डिस्कस कराया था उसे एक कर दें और उसके बाद आपको यहां पे कोई भी प्रॉब्लम आगे ना हो। तो डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है और पूछा गया है कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो थिएटर है अगस्त 2021 में कहां शुरू किया गया था। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार है आपके सामने, जैसे लद्दाख हो गया, सिक्किम हो गया, मेघालय हो गया और नागालैंड हो गया है। तो राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर दोस्तों जो इसका है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी बात करें तो लद्दाख इसका बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए दोस्तों, अब देखिए कि लद्दाख से क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके लिए जूम कर लेता हूं जिससे कि आप साफ साफ देख पाए। देखिए लद्दाख की बात करते हैं, 31 अक्टूबर 2019 को इसकी यानी बात करें तो इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है। इसी समय जम्मू कश्मीर को भी दिया जाता है। वर्तमान में जैसे ये उपराज्य लिख दिया है, उपराज्यपाल की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर है। गलवान घाटी झड़प काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से 15 जून 2020 को हुई थी और लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य को दोस्तों पूरे भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य सेंचुरी के रूप में से स्थापित करने की बात की गई है, जो करंट अफेयर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है और यहां पे देखते हैं कि निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में और राइट आंसर क्या होगा? तो जी हां दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य विधान परिषद। बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है, तो राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है। यहां पर जरा देखिए राज्य विधान परिषद की बात करते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके कुछ और फैक्ट आपको बताएंगे जो अभी हाल ही में यूकेपीएससी ने आपको पूछा था, लेकिन कुछ फैक्ट आप यहां पे देखिए। देखिए राज्य विधान परिषद की बात करते हैं तो ये जो हमारा विधान मंडल होता है इसका ये उच्च सदन होता है। फिर देखिए ये एक स्थायी सदन है, राज्यपाल द्वारा इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। और यहां पर आप देखोगे अनुच्छेद 171 के तहत जो राज्य विधान परिषद में जो सीटें होती है ना, कुल संख्या होती है, जो विधानसभा है उसका 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और कम से कम तो 40 होनी ही चाहिए, ये बताया गया है अनुच्छेद 171 के तहत। वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो ये 6 राज्यों में है। और यहां पर दोस्तों अनुच्छेद 169 अगर आप यहां पे पढ़ोगे तो यहां पर यह बताया गया है कि संसद किसी भी राज्य में विधान परिषद को स्थापित या समाप्त करने का अधिकार होता है। तो किसके पास यह अधिकार होता है? संसद के पास अधिकार होता है। लेकिन इसके लिए क्या आवश्यक है? लेकिन इसके लिए दोस्तों यहां पर है कि उस राज्य की विधानसभा द्वारा यह संकल्प, यह प्रस्ताव पास कराना पड़ता है कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत, देखिए जो कुल सदस्य संख्या है विधानसभा की उसका बहुमत होना चाहिए और बाकी दोस्तों उपस्थित और जो मतदान करने वाले सदस्य हैं उसका कम से कम 2/3 बहुमत से पास
होना चाहिए। देखिए, अगर विधान परिषद जो विधानसभा है, यहाँ पे कुल सदस्य जितने भी हैं उनका तो बहुमत होना चाहिए, यानी बहुमत मतलब 50 प्लस 1%, यानी 50% से एक ज्यादा। और फिर यहाँ पे जितने उपस्थित हैं, कई बार कोई उपस्थित नहीं होता है, तो जितने भी उपस्थित है उसका 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। तो इस आधार पर करके जो यहाँ पे विधानसभा है इसे समाप्त किया जा सकता है, सॉरी जो विधान परिषद है इसे समाप्त किया जा सकता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है और पूछा जा चुका है कि न्यायालय में निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसे कहते हैं अधिकार परीक्षा लेख, क्यों वारंटो इंग्लिश में से कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहां पर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन में आपके सामने राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो गया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया है। तो राइट आंसर क्या मिलने वाला है? तो देखिए, राइट आंसर जो मिलेगा ना, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी जो सेबी है, ये इसका बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए दोस्तों, कौन कौन से प्रश्न अब इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को होता है। सेल की बात करें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें 1973 में। अब सेबी की बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना हो जाती है, लेकिन जो वैधानिक मान्यता दी जाती है ये जनवरी 1992 को दी जाती है। कब दी जाती है? जनवरी 1992 को। और अध्यक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है? माधवी पुरी बुच इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। देखिए दोस्तों, यहां पर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे देख लिए कुछ और फैक्ट जो आपने पहले पढ़े थे, इसी को यहां पर आप रिवाइज कर सकते हैं। 40 सदस्य कम से कम होने चाहिए विधान परिषद में, और अधिकतम जो संख्या होगी वो 1/3 यानी 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कौन कौन से विधान परिषद है? 6 राज्य आप यहां पे देख लीजिए। उच्च सदन यहां पर ये होता है। अब जरा यहां पर देखिए दोस्तों, यूकेपीएससी ने अभी हाल ही में यहां से ऐसा प्रश्न पूछा था कि जो राज्यपाल होता है ना, इसके द्वारा विधानसभा की जो परिषद होती है, राज्य विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों का चुनाव होता है, राज्यपाल कितने सदस्यों का चुनाव करता है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आता है 1/6। तो सभी का आप देखिए यहां पर बात करते हैं। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं, आप यहां पे देखेंगे तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखोगे, यहां पर सबसे पहले 1/12 सदस्य शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं जिन्हें 3 साल का कम से कम शिक्षण का अनुभव हो चुका है। 1/12 सदस्य जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 3 साल पहले कर दिया है, उनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य जो यहां पर जो विधानसभा के सदस्य हैं, एमएलए हैं, इनके द्वारा चुने जाते हैं। और 1/3 ही सदस्य यहां पे लिखा नहीं है, 1/3 ही सदस्य जो स्थानीय संस्थाएं होती है जैसे नगर पालिका वगैरह, इनके द्वारा चुने जाते हैं। और लास्ट के जो 1/6 बच जाते हैं ना, वो राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों यहां पर यह था। अब आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इन फैक्ट को आप यहां पे रिवाइज कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 5 है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 243 से ZD इसका बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए दोस्तों, आपके लिए जूम कर लेता हूं जिससे कि आप साफ साफ देख पाए। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं, देखिए 243 क्यों की बात करते हैं, नगर पालिका का गठन होता है, तो नगर पालिका से संबंधित कुछ अनुच्छेद है। आपने जो यहां पर जो पंचायत होता है ना, उससे तो आपने बार बार पढ़े होंगे, लेकिन नगर पालिका से भी याद कीजिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नगर पालिका की बात करें तो 243 क्यों की बात करते हैं, तो यहां से देखिए यहां पे नगर पालिका के गठन की बात की गई है। 243 आर की बात करते हैं, नगर पालिका की संरचना। टी की बात करें तो आरक्षण है, यू की बात करें तो कार्यकाल है यानी अवधि है, वाई में वित्त आयोग है, जेड ए में निर्वाचन आयोग है, यानी जो नगर पालिका के लिए जो राज्य वित्त आयोग होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसका जिक्र यहां पर है। 243 ZD जो अभी यूकेपीएससी ने आपको पूछा है, जिला योजना समिति इसमें है। और लास्ट का होता है जो यहां पर अगर बात करें 243 ZE की बात करते हैं तो महानगर योजना के लिए एक समिति होती है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये कुछ अनुच्छेद हैं, इन्हें जरूर याद कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नगर पालिका के संदर्भ में, यही बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो रब कर लेता हूं इसे, आप देख लीजिए आरक्षण किस में है नगर पालिका के लिए, तो आरक्षण आपको टी में मिलता है, कार्यकाल आपको यू में मिलता है, वित्त आयोग आपको वाई में मिलता है, और जेड ए की बात करें तो यहां पे आपको निर्वाचन मिलता है, और जेड डी की बात करते हैं तो यहां पर जिला योजना समिति है। अगला है क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 है कि 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, इस संशोधन अधिनियम की बात करें तो यह आपको मिलता है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से, लेकिन यह क्वेश्चन गलत है, क्योंकि दोस्तों यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है क्वेश्चन प्रिंटिंग में। क्या मिस्टेक हुई है, देखिए दोस्तों यहां पर लिख दिया है संशोधन अधिनियम, अधिनियम नहीं था, यह बिल था। 124वां यहां पर बिल था, ना कि अधिनियम, इसलिए इस प्रश्न को आयोग ने डिलीट किया है। लेकिन दोस्तों आप यहां पे देखोगे, अब इन फैक्ट को ध्यान रख लेना। देखिए दोस्तों यहां पर फैक्ट और जो यहां पर बिल है, अधिनियम है और बिल है, दोनों को ध्यान रखना, यानी विधेयक को ध्यान रखना। 101 की बात करते हैं, देखिए 101वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था, यह 2016 में होता है। 122वां यह संशोधन विधेयक था, जीएसटी से संबंधित था। 102 की बात करते हैं तो यह 123वां संवैधानिक संशोधन विधेयक था, ओबीसी आयोग से संबंधित था। यहीं पर बात करते हैं 103वां, और यह जो संशोधन था ये ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण से संबंधित था। लेकिन देखिए ये 124वां संशोधन विधेयक था, और अधिनियम की बात करें तो अधिनियम 103 था। तो इस फैक्ट का ध्यान रख लेना, अधिनियम और विधेयक में थोड़ा फर्क होता है। और यहां पर बात करें 104 की बात करें तो संवैधानिक जो संविधान संशोधन 2019 में हुआ था 104वां, 126वां संविधान संशोधन विधेयक था ये, जिसमें एससी की बात करें, एसटी की बात करें, लोकसभा में बात करें, लोकसभा में 10% और विधानसभा और लोकसभा दोनों जगह 10 साल के लिए इनके आरक्षण को बढ़ा दिया गया था। तो क्वेश्चन दोस्तों यहां पर यह था। अगले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, तो यहां पर राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर यहां पे 7 है, पूछा गया है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो 12वीं अनुसूची में किसे शामिल किया गया है, तो देखिए दोस्त यहां पर 12वीं अनुसूची में ना जो शामिल किया गया है वो 74वां संवैधानिक संशोधन है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। यहां पर देखिए दोस्तों, देखिए 74वां संविधान संशोधन की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे ये ध्यान रख लीजिएगा कि 1 जून 1993 से ये लागू होता है। जैसे आपने पंचायती राज अधिनियम पढ़ रखा ना कि पंचायती राज अधिनियम कब से होता है, 24 अप्रैल यानी 1993 से लागू होता है। तो अगर ऐसा पूछा जाता है कि जो नगर पालिका वाला जो अधिनियम है, जो यहां पर आप देख रहे हैं जो पूछा गया है, तो यानी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहां पर इस अधिनियम की बात करें तो 1 जून 1973 से यह लागू होता है। नगर स्थानीय स्वशासन के लिए था ये। 74वां संविधान संशोधन 1992 में आता है, लेकिन 1 जून 1993 से यह लागू होता है। और यहीं पर जो यहां पर संशोधन अधिनियम आपने देखा था ना, ये वाला, इसके अनुच्छेद थे जो नगर पालिका के अनुच्छेद, इन्हें भी साथ में याद करके चलना। तो यहां पर यह था 7वां। अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। और देखिए यहां पे, तो देखिए दोस्तों इन्हें आप यहां पे एक बार रिवाइज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था वो 122वां संविधान संशोधन जो विधेयक था उसमें आया था, जीएसटी से संबंधित था। ईडब्ल्यूएस की बात करें, जो संविधान संशोधन अधिनियम लिख लेना है यहां पे, अधिनियम, ठीक है, अधिनियम। तो 103वां संवैधानिक जो अधिनियम था जो 2019 में आया था। 124वां ये बिल था जो आरक्षण के लिए था, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। बाकी दोस्तों इन सभी फैक्ट को एक बार आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहां पे 8, 9 और 10। देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो यह जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है ना, यह जो करता है राष्ट्रपति को करता है, और राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों इसे याद कीजिए, अभी जैसे याद होगा लेकिन रिवाइज कीजिए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केग्यू की बात करते हैं तो 6 वर्ष और 65 साल इसका कार्यकाल होता है। 6 वर्ष का मतलब 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। अगर 65 वर्ष पहले ही उम्र हो जाती है तो उनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। बाकी दोस्तों अनुच्छेद 148 में एक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इनके जो यहां पर जो शपथ दिलाई जाती है यह भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है।
149 में केग के कार्यों का वर्णन किया गया है और वर्तमान में जो 14वें नंबर के जो केग है वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। देखिए जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल, इसका जो अध्यक्ष होता है ना वह होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर आपके लिए फिर जूम कर लेता हूं, मुझे मालूम है आपको मोबाइल में साफ साफ यहां पे नहीं दिखेगा। तो देखिए जीएसटी की बात करते हैं, 8 सितंबर 2016 को यह अधिनियमित किया गया था और 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया था। केलकर समिति, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लाया गया था और विजय केलकर समिति ने सबसे पहले 2003 में भी सुझाव दिया था। फिर देखिए राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वप्रथम जीएसटी संबंधी जो प्रस्ताव आता है बजट में, यानी जिस बजट में यह घोषणा होती है वो 2006 और 2007 का होता है और जीएसटी परिषद की बात पूछी जाएगी किस अनुच्छेद में है, तो 279A अनुच्छेद में है। तो देखिए दोस्तों इन फैक्ट को फिर से देखिए, जीएसटी अधिनियम कब आता है, कब अधिनियमित होता है, 8 सितंबर 2016 का होता है, 1 जुलाई 2017 से लागू होता है, केलकर समिति की सिफारिश पर होता है और राष्ट्रीय स्तर के लिए जो सर्वप्रथम जीएसटी संबंधी प्रस्ताव किसी बजट में आता है वो 2006 और 7 में आता है और जीएसटी परिषद 279A अनुच्छेद में है। क्वेश्चन नंबर यहां पर ये था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए पूछा है नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, तो देखिए राइट आंसर जो होगा ना ये होगा ऑप्शन नंबर यहां पर बी, यानी केरल इसका बिल्कुल सही है। यहां पर जरा देखिए दोस्तों यहां पर ये लिस्ट है, पूरी लिस्ट है, कौन यहां पर टॉप में है, कौन यहां पर बॉटम है, इनका कर्म भी आप देख लीजिए और स्पेशली उत्तराखंड का भी आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों एक चीज बता देता हूं, ये तो था सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में और यहां पर जो ये है ना ये गरीबी सूचकांक में, थोड़ा अलग है इसलिए डिफरेंस कर लेना, दोनों में अंतर है। देखिए फिर भी देखिए केरल का गरीबी सूचकांक में पहला स्थान था। गरीबी सूचकांक में जो टॉप है, जो सबसे बढ़िया जहां पे गरीबी सबसे कम है जहां पे, वो केरल है। दूसरा स्थान यहां पर गोवा का है। तीसरा स्थान यहां पर सिक्किम है 2021-22 गरीबी सूचकांक में। नीति आयोग की रिपोर्ट है। अब यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उत्तराखंड का। तो देखिए दोस्तों उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के लिए आपको जूम कर लेता हूं। यहां पर देखिए 17.72% यहां पर यह बताया गया था गरीबी सूचकांक में, जो यहां पर गरीबी है इतनी % है। सबसे लास्ट यहां पे बिहार है और बिहार की बात करें, बिहार के बाद यहां पे झारखंड है और झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश है। तो गरीबी सूचकांक के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए पूछा गया है सरकारिया आयोग। देखिए दोस्तों आप बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कम से कम 5, 10 या 6-7 एग्जाम पहले दे चुके होंगे, तो उन्हें मालूम होगा कि जो सरकारी आयोग है ना वो कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और सरकारी आयोग किससे संबंधित है? सरकारी आयोग जो संबंधित है वो केंद्र राज्य संबंधों के पुनरीक्षण से है। केंद्र राज्य संबंध से इसका संबंध है। यहां पर देखिए दोस्तों केलकर समिति जीएसटी से संबंधित है। काका कालेलकर समिति ओबीसी के लिए बनी सबसे पहली समिति थी। फिर से आपके लिए जूम कर लेता हूं, देखिए टॉर्च चमका लेता हूं। देखिए यहां पर देखिए केलकर समिति जीएसटी से संबंधित, काका कालेलकर समिति ओबीसी से संबंधित, सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित, कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित, नर्सिंग समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित पूछा जा चुका है। कस्तूरी रंजन की बात करें जो काफी इंपॉर्टेंट है, नई शिक्षा नीति से संबंधित है। तो देखिए सच्चर समिति है मुस्लिमों के लिए सामाजिक आर्थिक स्थिति का यहां पर अध्ययन करने के लिए। तो देखिए दोस्तों कुछ यहां पर समितियां हैं, इन्हें जरूर याद कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट समितियां ये है। अगला क्वेश्चन है यहां पर देखिए कि यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार यानी विश्व में भारत में मानव सूचकांक का क्या स्थान है। देखिए अब यह रिपोर्ट बंद हो चुकी है, लेकिन आपको यह बताना है कि यह रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या था। तो देखिए इसके भारत का जो स्थान था वो था 131, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। और यहां पर देखिए अगर ऐसा पूछा जाता है 2022 की कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में, तो भारत की रैंक 93 है, पहला स्वीडन का स्थान है। विश्व खुशहाली इंडेक्स की बात करें तो भारत का 136वीं है और प्रेस स्वतंत्रता की बात करें 2022 में भारत की रैंक 150वीं है। नॉर्वे की बात करें तो पहला स्थान है। तो देखिए दोस्तों इसे देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स है जो बार बार एग्जाम में आते हैं आपके लिए यहां पे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पे 13 डिस्कस करेंगे और पूछा गया है कि फसल वर्ष 2020-21 के लिए, देखिए फसल वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना था।
तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपको देखना है और राइट आंसर आपको क्या मिलेगा, तो राइट आंसर आपको मिलेगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए, यानी 301 मिलियन टन यहां पर था। अब जरा यहां पर देखिए, ये है 2020-21 का, कब का है, 2020-21 का है। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको ऐसा पूछूं ना कि यहां पर भारत सरकार द्वारा 2022 और 23 के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है, तो 2022-23 के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना रखा गया है, वह जो रखा गया है दोस्तों ध्यान रख लेना, 328 मैट्रिक टन। कितना रखा गया है, 328 मैट्रिक टन रखा गया है। तो ये तो 2020-21 के लिए था। 2022-23 की बात करें तो 328 मैट्रिक टन रखा गया है। खाद्यान्न की बात करें, यानी बात करें तो 32.8 करोड़ टन की बात यहां पर की गई है। फिर यहां पर देखिए कुछ और फैक्ट की बात करते हैं। देखिए अभी जो यहां पे आर्थिक समीक्षा आई थी वहां पर यह बताया गया था कि खाद्यान्न उत्पादन में जो नंबर स्थान है वो यूपी का है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है और तीसरा जो स्थान है वो पंजाब का है। तो टॉप 3 राज्य भी आप यहां पर देखिए, खाद्यान्न उत्पादन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का, तीसरा स्थान पंजाब का। और साथियों दोस्तों आपको यह भी ध्यान रख लेना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना दोस्तों, यहां पर ध्यान रख लीजिए कि अभी 2021-22 के दूसरे अंतिम आंकड़े आए हैं, दूसरे अंतिम आंकड़े अभी आए हैं 2021-22 रिपोर्ट के, 2021-22 रिपोर्ट 2021-22 के अंतिम दूसरा देखिए दूसरा अनुमानित आंकड़े आए हैं, अनुमानित आंकड़े। तो देखिए दोस्तों अनुमानित जो आंकड़े आए हैं ना, इसके आधार पर यह बताया गया है कि जो यहां पर कुल उत्पादन कितना हुआ है खाद्यान्न में, यह हुआ है 316 टन, 316.006 मिलियन टन। तो देखिए दोस्तों यहां पर कुछ फैक्ट आपके लिए रखे हैं, यकीन मानिए बहुत से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, व्याख्या सहित आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और यह ऐसा फैक्ट है जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप शायद कंफ्यूज हो चुके होंगे, मैं आपको दोबारा से यहां पर रिवाइज करा देता हूं। देखिए यहां पर पूछा गया था कि 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य कितना था, तो 2020-21 के अनुसार 301 मीट्रिक टन था। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछा जाता है 2022-23 के लिए, तो 2022-23 के लिए जो यहां पर लक्ष्य रखा गया है 228 मीट्रिक टन रखा गया है। खाद्यान्न उत्पादन में जो टॉप 3 राज्य हैं कौन कौन से हैं, वह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। और 2021-22 के अंतिम दूसरे अनुमानित आंकड़ों के अनुसार कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन हुआ है अभी, तो यह हुआ है 316.06 मीट्रिक टन। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये हो गया है और आई होप दोस्तों आप इन प्रश्नों की इंपॉर्टेंस समझ चुके होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर यहां पे बात करते हैं। देखिए यहां पर पूछा गया है कि खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषता है। तो देखिए दोस्तों खुले बाजार की नीति आपको यहां पे देखनी है, तो खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषता है, तो ओपन मार्केट की बात की गई है। तो ओपन मार्केट में जो होता है ना, ये मौद्रिक नीति क्या होता है, जो आरबीआई द्वारा गवर्न की जाती है। तो आरबीआई के द्वारा जो मौद्रिक नीति लाई जाती है ना, उसी का यह पार्ट है। और मौद्रिक नीति से जो मौद्रिक नीति है ना, यहां पर दोस्तों इन फैक्ट को जरूर याद कीजिएगा। देखिए अभी लेटेस्ट की बात कर रहा हूं, आज की बात कर रहा हूं, यानी आज की बात करें जो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं नवंबर 2023 की बात कर रहे हैं, इसके अनुसार जो वर्तमान में जो यहां पर रेपो रेट है ना, देखिए पूछा जाता है कि वर्तमान रेपो रेट कितना है, वर्तमान रिवर्स रेपो रेट कितना है, वर्तमान सीआरआर कितना है, बैंक रेट कितना है, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पॉलिसी रेपो रेट कितना है, अगर सिंपल पूछा जाए कि वर्तमान रेपो रेट कितना है वर्तमान में, तो 5.90% है। ठीक है, अगर आपको ऐसा पूछा जाएगा कि एसडीएफआर कितना है, तो 5.6 है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों बैंक रेट भी देख लीजिए 6.15। और एक यहां पर जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए, रिवर्स रेपो रेट पूछा जाता है बार बार, तो यह है 3.35%। कितना है, 3.5%। सीआरआर की बात करें, लिख दीजिए दोस्तों, लिख दीजिए अपनी कॉपी में, सीआरआर कितना है, यह है 4.50%। और यहीं पर बात करें एसएलआर की बात करें, तो देखिए दोस्तों आप यहां पर अगर सीआरआर की बात करते हैं ना, केस रिजर्व रेशियो होता है, और यहीं की बात करें एसएलआर की बात करें तो स्टैट्यूटरी जो लिक्विडिटी रेशियो होता है ये होता है। तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर जो एसएलआर है ना वो वर्तमान कितना है, ये है 18%। कितना है, 18%।
तो देखिए दोस्तों, इन्हें आप जरूर याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी के आंकड़े में आपको बता रहा हूं, अभी यूके जो यहां पर जो आरबीआई की वेबसाइट है वहां से डाटा पुटअप किया है, इसलिए इन्हें याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर देख लिया है आपने। अगला क्वेश्चन है यहां पे देखिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? तो यह किया गया था 2007-2008 में। कब किया गया है? 2007-2008 में। तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर 2011-12 के लिए भारतीय गरीबी दर थी। तो दोस्तों काफी डीप प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21.9%। और सर्वोत्तम श्रेणी का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है? देखिए, सर्वोत्तम श्रेणी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइड, टॉप कोयला होता है इसमें, यानी जो कोयला होता है इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है और जो राख होता है ना ये बहुत ही कम होता है। फिर दूसरा नंबर आता है बिटुमिनस का, और भारत में जो सर्वाधिक कोयला पाया जाता है ना बिटुमिनस प्रकार का ही पाया जाता है। तीसरा कोयला का जो प्रकार यानी तीसरा जो यहाँ पे श्रेणी आती है वो लिग्नाइट की आती है, और सबसे घटिया जो कोयला होता है वो पीट कोयला होता है। तो 1, 2, 3, 4 इनका ये क्रम है, आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए, पूछा गया है कि निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए कि कपास की फसल के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, और शायद कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना होगा जो इसका आंसर नहीं दे पाएगा। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी है, काली मिट्टी, इसका बिल्कुल सही है। तो काली मिट्टी तो इसका बिल्कुल सही हो गया है। अब जरा यहां पर देखिए यहां पर अभी जो आर्थिक जो यहां पर रिपोर्ट आई थी ना 2020-21-22 की, उसमें बताया गया है कि 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार, देखिए आंकड़े तो पहले के आएंगे, अगले साल आएंगे, तो 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार यहां पर जो कपास उत्पादन की बात करेंगे, कपास उत्पादन, तो कपास उत्पादन में जो सर्वाधिक है ना वह कौन है? वह है यहां पर महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आता है गुजरात। क्या आता है? गुजरात। और गुजरात के बाद किसका स्थान है? तो वह है तेलंगाना। किसका है? तेलंगाना। तो देखिए दोस्तों, यहां पर इन फैक्ट को जरूर याद कीजिएगा। कपास उत्पादन में पहला स्थान महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा तेलंगाना। 2022 जो अभी आए थे ना 21-22 रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें 2020-21 का डाटा यहां पर लिया गया था, उसमें बताया गया है। फिर देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर कितनी है? जी हां, भारत की जो साक्षरता दर है वो है 74.04%। बहुत सरल है। और यहां पर इसका आंसर आपने देख लिया है 20वें का, कि मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है। देखिए यहां पर दोस्तों कुछ हिंदी वर्ड थोड़ा टफ होते हैं, कुछ सरल होते हैं, कुछ आसान होते हैं, जो भी है, लेकिन देखिए मुख्य केंद्रीय क्षेत्र इसे बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसे पृथक करने का काम करता है। तो बृहद हिमालय लघु हिमालय को करता है, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको याद करवा दूंगा, आपको कभी भी भूलोगे नहीं, कभी भी नहीं भूलोगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कौन सी संवैधानिक संस्था है? तो संवैधानिक संस्था कौन सी है? संवैधानिक संस्था तो दोस्तों एक ही है, और इसका नाम क्या है? भारत का निर्वाचन आयोग। कौन सा है? भारत का निर्वाचन आयोग। अब जरा यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर अगर कुछ आपको फैक्ट बता देता हूं, जैसे निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, तो निर्वाचन आयोग में अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयोग का गठन कब होता है? यह होता है 25 जनवरी को। कब होता है? 25 जनवरी 1950 को इसका गठन होता है। ठीक है। वर्तमान के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है? वर्तमान में है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। यह फैक्ट हो गया। प्रथम कौन थे? प्रथम थे सुकुमार सेन थे। और यहीं पर आपको ऐसा पूछा जाता है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करते हैं ना, तो भारतीय जो प्रतिस्पर्धा आयोग है यह एक्ट आता है 2002 में, यानी 2002 का ये एक्ट होता है, और इसी एक्ट को बाद में वैधानिक जो मान्यता दी जाती है 2009 में दी जाती है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यहां पर यह था। अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पे देखिए यह फैक्ट मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिए, जिन स्टूडेंट को अभी तक मालूम नहीं है। यूकेपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक। एक प्रश्न देगा यहां से, हिमालय के भ्रंश की बात करते हैं। देखिए हिमालय को आप सभी जानते हैं कुछ अलग अलग पार्टों में बांटा गया है। एक है महा हिमालय, बृहद हिमालय जिसे हम कहते हैं, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, और फिर आप देखोगे मैदानी। यानी दोस्तों जो बृहद हिमालय है इसे महान हिमालय कहते हैं, इसी को हम हिमाद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री, यानी जहां पर क्या रहती है? बर्फ ही बर्फ रहती है। मध्य हिमालय, लघु हिमालय बीच का हो गया है। शिवालिक की बात करते हैं, इसके नीचे हो गया, इसे उप हिमालय भी कहते हैं। और यहीं पर बात करें मैदानी की, तो यहां पर ये मैदानी वाला हिस्सा हो गया है। अब प्रश्न यहां पर कैसे बनते हैं? देखिए ये है अलग अलग जो काल है, इनमें इनका निर्माण हुआ है। तो देखिए दोस्तों, पूछा जाएगा
पूछा जाएगा यहां पर कि यहां पर आपको पूछा जाएगा कि जो एमसीटी है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन है, वो किसे अलग करने का काम करती है। तो यहां पर देखिए इन दोनों को अलग करने का काम करती है। प्रश्न कैसा भी आपको पूछा जाएगा कि महान हिमालय को लघु हिमालय से, महान हिमालय को मध्य हिमालय से, बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से, तो प्रश्न कैसा भी पूछा जा सकेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्लियर हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा। तो एमसीटी लाइन किसे अलग करती है आपने देखा है। फिर यहां पर देखिए यह है एमबीटी लाइन या एमबीएफ लाइन। बहुत से स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज हो गए थे और वहां पर इन्होंने जो ग्राम विकास अधिकारी में भी पूछा गया था और यहां पर इन्होंने ऑब्जेक्शन दिया था, लेकिन वो गलत था। देखिए एमबीटी की बात करते हैं, मैन बाउंड्री थ्रस्ट, और थ्रस्ट को हम सामान्यतः फॉल्ट भी कह लेते हैं। तो मैन बाउंड्री थ्रस्ट कहे, मैन बाउंड्री फॉल्ट कहे, बात सामान्य है, बराबर है। अब देखिए किसे अलग करती है, ये शिवालिक को मध्य हिमालय से या शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने का काम करती है। फिर देखिए यहां पर HFF हिमालयन फ्रंटल फोल्ट, तो यहां पर आप देखोगे ये करती है शिवालिक को मैदान से अलग करने का काम। और लास्ट यहां पर देखिए जो सबसे ऊपर है, ट्रांस ऊपर है, यानी पार वाले हिमालय है, तो यहां पर जो अलग होता है ना वो होता है ITSZ, इंडस सांगपो सेटूरे जोन। तो पूछा जाता है ITSZ किसे अलग करता है, ट्रांस हिमालय को महान हिमालय या फिर हिमाद्री या फिर बृहद हिमालय से। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे इन प्रश्नों की इंपॉर्टेंस। यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स इस पेपर जो सोल्व सीरीज हमने आपको 20 पेपर सोल्व करवाने ना, जो आप यहां पर सोल्व करोगे, देख लेना एग्जाम में 40 से 50 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इस सीरीज से मिलेंगे। और अगर आप थोड़ा और फैक्ट करते हैं तो जो हमारी और क्लासेस भी लेते हो तो 75+ स्कोर आप आसानी से कर दोगे। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न नदी के मुहाने पर जो एलियाबेट द्वीप है ना वो स्थित है, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा या फिर ताप्ती में से कौन सा है। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो ऑप्शन नंबर सी आपको मिलेगा, नर्मदा नदी पर मिलेगा। तो नर्मदा नदी इसका बिल्कुल सही है। अब जरा यहां पर देखिए दोस्तों ऑप्शन की बात करें, जैसे यहां पर देखिए गोदावरी की बात करते हैं, तो गोदावरी भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। गोदावरी से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, गोदावरी का जो उद्गम होता है वो त्र्यंबकम पहाड़ी से होता है। कहां से होता है, त्र्यंबकम लिखे, त्र्यंबकम पहाड़ी से होता है। और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रादीप्य नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई दोस्तों लगभग की बात करें तो 1460 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी 1460 के आसपास किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रादीप्य भारत की सबसे लंबी नदी है। अब यहां पर देखिए इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, इसकी सहायक नदियां है, देखिए इसकी सहायक जो नदियां है, प्राणहिता है, इंद्रावती है, पूर्णा है। यहां पे लिख लेता हूं मैं, देखिए पूर्णा इसकी सहायक नदी है, इंद्रावती इसकी सहायक नदी है, इंद्रावती हो गया, पूर्णा हो गया, ये इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है प्राण, यहां पे लिख लेता हूं, क्या है ध्यान रख लें दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है वह है प्राणहिता। प्राणहिता किसकी सहायक नदी है, प्राणहिता भी इसी की सहायक नदी है। तो प्राणहिता भी इसी की सहायक नदी है। पूर्णा हो गया, इंद्रा हो गया, ये इसी की सहायक नदी है। परवरा, मंजरा, मनेर, ये सभी भी इसी की सहायक नदियां है। कावेरी की बात करते हैं, देखिए कावेरी से ध्यान रख लेना, कावेरी में कुछ इंपॉर्टेंट डैम है। देखिए जो यहां पर गोदावरी निकलती है ना, ये त्र्यंबकम पहाड़ी नासिक से निकलती है, और कावेरी का जो उद्गम होता है कर्नाटक की जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और इस नदी की बात करें तो इसमें बहुत ही प्रसिद्ध डैम है, जैसे मैटूर डैम जो काफी प्रसिद्ध है, मैटूर डैम। तो मैटूर डैम किस नदी पर है, ये इसी नदी पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। कल्लनाई जो डैम है वो इसी पर आपको मिलेगा, और श्रीरंगपट्टनम, और यहां पर ध्यान रखना दोस्तों एक है यहां पर शिव समुद्रम। कौन सा, एक है श्रीरंगपट्टनम, और यहीं पर बात करें शिव समुद्रम। तो देखिए दोस्तों यहां पर देखिए साफ ना दिखे तो आपने सुन लिया होगा, और सुन लीजिए, आपने ध्यान से सुन भी लिया होगा कि श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम नामक जो द्वीप है वो किस नदी में मिलेंगे, वो कावेरी नदी में यह जो द्वीप है आपको मिलेंगे। ब्रह्मगिरी कर्नाटक से इसका उद्गम होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक तमिलनाडु से होकर यह बहती है, और इन फैक्ट को ध्यान रख लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों यहां पर इस प्रश्न की बात करें तो आयोग ने प्रश्न डिलीट किया है, और डिलीट इसलिए किया है क्योंकि 940 भी गलत है, 943 इसका सही आंसर है। यहां पर देखिए केरल का स्थान पहला आता है, तमिलनाडु का दूसरा, आंध्र प्रदेश का तीसरा, हरियाणा पहला है। देखिए
सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो आपको केरल में मिलता है, फिर तमिलनाडु में मिलता है, फिर आंध्र प्रदेश में मिलता है। लेकिन सबसे कम की बात करें तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर और फिर आता है सिक्किम में। तो यहां पर तो ये आपने देख लिया है। अगर आपको दोस्तों ऐसा पूछा जाता है, यहां पर देखिए कि क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो देखिए दोस्तों यह प्रश्न भी आयोग ने डिलीट किया है। और डिलीट इसलिए किया है कि आयोग ने 2 फैक्ट यहां पे गलत बता दिए हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी तो गलत है ही, रावी से तिस्ता नहीं होगा। नेपाल की बात करें तो नेपाल जो होगा ये काली से तिस्ता होता है, काली से तिस्ता होता है। और ये यमुना से नहीं होता है, सतलज से होता है। कहां से होता है? सतलज से होता है। तो 2 फैक्ट यहां पे गलत थे, इसलिए इन प्रश्नों को डिलीट करना पड़ा। यहां पर देखिए दोस्तों यहां पर बात करते हैं ना, देखिए पंजाब हिमालय जो ये सिंध नदी है ना, सिंध से लेकर यहां पर जो सतलज है यहां तक आता है पंजाब हिमालय। फिर सतलज से लेकर यहां तक नेपाल में जो यहां पर स्थान है काली नदी, यहां तक आता है कुमाऊं हिमालय। और यहां से लेकर तिस्ता तक यानी अगर बात करें तो यहां पर आता है नेपाल हिमालय। और यहां से लेकर ब्रह्मपुत्र तक जो आता है वो आता है असम हिमालय। तो हिमालय के 4 पार्ट है, यहां पर आप देख रहे होंगे। सतलज यहां पे होता ऑप्शन नंबर बी में यमुना की जगह में, तो सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर यहां पर है देखिए 25वां है, निम्न दरों में से पश्चिम से पूर्व की ओर जो यहां पे क्रम है इसे व्यवस्थित करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है और आपने यहां पे जो प्रमुख दर्रे हैं वो आप यहां पे देख रहे होंगे। तो कौन सा यहां पे पश्चिम से पूर्व का क्रम सही है? जोजिला, शिवकिला, मुलिंगला या फिर बोमडिला? देखिए दोस्तों यहां पर अगर क्रम की बात करें तो सबसे पहले आपको जो यहां पे दिखेगा जोजिला दर्रा, जो जोजिला दर्रा है ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। तो एक यहां पर ये आएगा। बाकी दोस्तों अगर यहां पे बात करें फिर आता है शिवकिला जो आपको हिमाचल प्रदेश में, मुलिंगला उत्तराखंड में, बोमडिला की बात करें और यहां पे जेलेपला की बात करें तो जेलेपला पहला आता है, ये आपको सिक्किम में मिलता है। और बोमडिला की बात करें तो ये आपको मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर आप देखिए भारत के प्रमुख दर्रे आप यहां पर देख रहे होंगे। शायद आपको यहां पे क्लियर ना हो तो आपको बता देता हूं, एक बार जूम कर लेता हूं आपके लिए। तो देखिए यहां पर देखिए बुर्जिला दर्रा हो गया, बनिहाल, जोजिला, पीर पंजाल, काराकोरम, इनका क्रम भी आप यहां पे देख लीजिए। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बारालाचा हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड के तो सभी को मालूम होंगे, लिपुलेख दर्रा ये हो गया है। फिर यहां पर देखिए नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा आपको ये सिक्किम में आपको मिलने वाले हैं। फिर बोमडिला दर्रा आपको यहां पर मिलेगा, ये अरुणाचल प्रदेश में। फिर यांग्याप दर्रा और फिर यहां पर आपको मिलेगा दीफू दर्रा और तुजू दर्रा आपको यहां पर ये मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों यहां पर भारत के प्रमुख दर्रे हैं, इन्हें आप जरूर याद कीजिएगा। एक प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अन्नाईमुडी इसका बिल्कुल सही है। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी है सबसे ऊंची चोटी, इसमें कोई शक नहीं है। यहां पर आप देखिए बद्रीनाथ की बात करें, यहां पर आप देख रहे होंगे बद्रीनाथ 7140, चौखंबा पर्वत 7138, नंदा देवी पश्चिमी 7817। तो इनकी हाइट आप यहां पे देख लीजिए, त्रिशूल 7120, कामेट 7756, नंदा देवी 6861, नंदा देवी पूर्वी 7434। तो देखिए दोस्तों यहां पर आप देख रहे होंगे चौखंबा पर्वत की हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 7138। त्रिशूल की कितनी है? 7120। और यहीं पर दोस्तों नंदाकोट की बात करें तो यह है 7856 कामेट की है। और नंदा देवी पूर्वी की बात करें, नंदा देवी पूर्वी की बात करें तो देखिए नंदा देवी जो पूर्वी है ना, इसकी कितनी मिलेगी? इसकी मिलेगी आपको 7434। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन के अनुसार नंदा देवी पूर्वी इसका बिल्कुल सही होगा, आप यहां पे देख रहे होंगे। और अगला आंसर भी आपने यहां पे देख लिया है। तो निम्न ऑप्शन में से आपको बताना था, तो नंदा देवी पूर्वी यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए दोस्तों यहां पर पूछा गया है कि किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है और ऑप्शन के अनुसार जो आप देख रहे होंगे उत्तरकाशी यहां पर इसका बिल्कुल सही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों सभी जिले हैं, इनका यहां पर क्षेत्रफल आपके सामने दिया गया है। इन्हें रब कर लेता हूं और आप यहां पे देख लीजिए। देखिए उत्तरकाशी का 8016 है, 8016। चमोली का 8030 है, पिथौरागढ़ का 7090 है। सबसे कम चंपावत का है 1766। दूसरा नंबर अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पर बागेश्वर के, यहां पर रुद्रप्रयाग की बात करें 1984। फिर बागेश्वर आप देखोगे 2240 और हरिद्वार की बात करेंगे तो 2360। तो यहां पर दोस्तों एक क्रम है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है यहां पे देखिए
क्वेश्चन नंबर यहां पे पूछा है कि अलकनंदा नदी की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। तो देखिए दोस्तों, कर्णप्रयाग में जो मिलती है वो मिलती है पिंडर नदी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर होगा। तो अलकनंदा में कर्णप्रयाग में कौन सी मिलती है? कर्णप्रयाग में मिलती है पिंडर, नंदप्रयाग में नंदाकिनी मिलती है, और मंदाकिनी की बात करें तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो राइट आंसर मिल गया है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए, अभी आपको एक बात बताया था ना, अब आपको ये आसान हो जाएगा कि हिमालयन थ्रस्ट, जो हिमालयन फ्रंटल जो फॉल्ट है या फिर थ्रस्ट है, ये किसे अलग करने का काम करता है। तो आपने सबसे नीचे वहां पे देखा था, और यह था गंगा का मैदान और शिवालिक के बीच में। शिवालिक और नीचे जो मैदानी क्षेत्र है, इसे अलग करने का काम जनगणना 2011 के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है। तो देखिए दोस्तों, आरोही क्रम में आपको यहां पर लगाना है आरोही, और एक होता है अवरोही। अवरोही का घटते क्रम में, आरोही का बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम आपको रुद्रप्रयाग में मिलेगा, यानी सबसे पहले 3 आएगा, और 3 में आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर बी और सी। फिर उसके बाद आपको क्या दिखेगा? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट है। देखिए 3 4 2 1 यहां पे सही होगा, यानी रुद्रप्रयाग, फिर आपको चंपावत, फिर यहां पर आपको दिखेगा बागेश्वर, और फिर यहां पर उत्तरकाशी। यहां पे आप देख सकते हैं सभी की। यहां पर देखिए, यहां पर क्वेश्चन क्या था कि जनसंख्या आपको पूछी गई थी, तो यहां पर यह था। चलो कोई बात नहीं। तो देखिए यहां पर है कि जनसंख्या वृद्धि दर आपको पूछी गई है। तो देखिए दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि दर आपको पूछी गई है कि 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रहती है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं। यह प्रश्न डिलीट होगा, क्योंकि 18 दशमलव समथिंग है, तो यह गलत होगा। यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा 18.81%। कितना है? 18.81%। जनसंख्या बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, यहां पर देख लीजिए जनसंख्या वृद्धि दर राज्य की है 18.81%। और यहीं पर बात करें उधम सिंह नगर की, तो उधम सिंह नगर सबसे ज्यादा है, फिर देहरादून, फिर हरिद्वार, फिर पौड़ी गढ़वाल सबसे कम है, अल्मोड़ा दूसरे स्थान पर है। और यहीं पर बात करें टिहरी गढ़वाल की, तो जो 29वें नंबर पर मिलेगा जनसंख्या वृद्धि दर में। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? तो देखिए इसका है, आपको सभी मिलेगा, देहरादून मिलता है। और यहां पर बात करें तो देहरादून इसका बिल्कुल सही है, और सबसे कम बागेश्वर का है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 35 पूछा है कि निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो आप देख रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर ए जोशी, तो यह बिल्कुल सही है। जोशी नहीं है, यूकेपीएससी के आंसर की के अनुसार है, फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है। कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो देखिए ये आपको मिलेगी बागेश्वर के बेगा जो जनजाति है, ये आपको मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। बाकी दोस्तों जौनसारी के बारे में आपने बार बार सुना होगा, है ना। तो जौनसारी आपको यहां पे मिलेगी, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मिलेगी उत्तराखंड में। यहां पर देहरादून में इसका सर्वाधिक निवास स्थान है। थारू की बात करें तो सबसे बड़ी जनजाति है उत्तराखंड में। और यहां पर यह बातें थी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है। तो देखिए दोस्तों, फैक्ट वाला है, रट लीजिए। ऑप्शन नंबर बी है शैव और शाक्त संप्रदाय। और शैव धर्म की चीजें यानी शिव भगवान के मंदिर आपको यहां पे ज्यादा मिलेंगे, तो शैव धर्म यहां पर ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 38 कि कौन सी एक लोकगाथा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यह प्रश्न डिलीट किया था, सभी लोकगाथा से संबंधित है, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं होगा, यह प्रश्न डिलीट था। अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखिए 39वां है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल जात्रा लोक नाट्य पर आयोजन होता है। तो हिल जात्रा लोक नाट्य, तो यह होता है उधम सिंह नगर में, ठीक है, सॉरी उधम सिंह नगर की पिथौरागढ़ में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर है, अगला देखते हैं। पूछा गया है कि उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहां दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये उत्तरकाशी में की जाती है और नटवाड़ क्षेत्र में यहां पर ये की जाती है। यहां पर जरा देखिए उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। नागरी माता का मंदिर यहां पर है, कंडार मेहता मंजियाली हो गया, कंडार देवता का मंदिर, मंजियाली देवता, सूर्य मंजियाली देवता का सूर्य मंदिर यहां पर है, कर्ण देवता, दुर्योधन देवता, रिंगाली देवी, कचड़ू देवता, कचड़ू हो गया और कुटेटी हो गया। इन सभी का मंदिर आपको मिलेगा उत्तरकाशी जनपद में। तो ये हो गया दोस्तों उत्तरकाशी जनपद के। याद कैसे करना है, देखिए याद आपको ऐसे करना है कि नागरी माता के डर से सूर्यपुत्र कर्ण और दुर्योधन रिंगते हुए कल्प केदार और कचड़ू देवता की कुटिया में जा छुपे। तो देखिए कल्प केदार मंदिर भी आपको उत्तरकाशी में मिलेगा, ये फैक्ट भी ध्यान रख लीजिएगा। और ये सभी मंदिर आपको कहां पे मिलेंगे, उत्तरकाशी जनपद के हैं। तो ट्रिक से आप यहां पे याद कर सकते हो कि कचड़ू देवता, कल्प देवता, कल्प केदार हो गया, कुटेया यानी कुटेटी देवी हो गया, नागरी माता हो गया, इन सभी का मंदिर उत्तरकाशी जनपद में आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर, किस जाति की गणना हिमालय के प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है।
तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर मिलता है ऑप्शन नंबर यहां पर डी, यानी शक इसका राइट है। तालेश्वर ताम्रपत्र में किन राजवंश की राजधानी का पता चलता है? तो देखिए दोस्तों पौरव वंश के पता चलता है, और पौरव वंश की राजधानी कहां थी, क्या थी, ब्रह्मपुत्र थी, ऐसा भी पूछा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहां पर होगा। अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे आप देख लीजिए थोड़ा बहुत एक बार रिवाइज करने के लिए कि नागरी माता के डर से सूर्यपुत्र कर्ण और दुर्योधन रेंगते हुए कल्प केदार के कष्टु देवता की कुटिया में जा छुपे। तो यहां पर ये ट्रिक थी, सभी मंदिर है उत्तरकाशी जनपद के। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए पूछा गया है कि दिए गए स्थानों को यहां पर आपको सही सुमेलित बताना है कि सही सुमेलित करना है। देखिए आईएमए की बात करें देहरादून में है, फूलों की घाटी चमोली में है, भेल हरिद्वार में है, और पिंडारी की बात करें बागेश्वर में है। तो देखिए दोस्तों यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, भेल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, फूलों की घाटी आप सभी जानते हैं, फूलों की घाटी काफी प्रसिद्ध है। और बाकी यहां पे आईएमए की बात कर लेते हैं। देखिए आईएमए की अगर आप बात करें ना तो यहां पर आपको राइट आंसर तो ऑप्शन बी मिल जाएगा 3 1 2 4, लेकिन यहां पर देखिए आईएमए की बात कर लेते हैं। 1 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना होती है, औपचारिक उद्घाटन 1932 को होती है। देखिए दोस्तों कुछ समय पहले हमने आपको जब ये क्वेश्चन करवाया था, रिवीजन करवाया था, बहुत से स्टूडेंट्स ने हमें यहां पर सजेस्ट किया था कि आपने गलत करवाया है। देखिए दोस्तों ये सही है, आपने शायद मिस्टेक की है पढ़ने में, इसलिए आपको दोबारा बता देते हैं। 1 अक्टूबर 1932 को स्थापना हो जाती है, लेकिन जो औपचारिक उद्घाटन होता है ना वो 10 दिसंबर 1932 को होता है। तो फैक्ट दोस्तों याद कीजिएगा, सर फिलिप चैटवुड यहां पर संस्थापक है इसके, वीरता बुद्धि यहां पर इसका आदर्श वाक्य है, और यहां पर टी रसेल और चैटवुड ने इसका निर्माण करवाया था, यानी डिजाइन करवाया था। फिर देखिए राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, हाँ ये इस क्वेश्चन पर बोला था बहुत से स्टूडेंट ने मुझे कि यहां पर जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है वो इसकी स्थापना 1932 कह रहे थे। देखिए दोस्तों 1932 में तो आईएमए की स्थापना होती है, यहां पर मिलिट्री कॉलेज की बात की गई है, और मिलिट्री कॉलेज की जो स्थापना होती है ना ये 1922 में होती है। तो फैक्ट दोस्तों क्लियर कर दीजिएगा, ऑडिटोरियम 1982 में होता है, और आईएमए की बात करें तो 1999 में मेमोरियल बनता है। क्वेश्चन नंबर 44, 45, 46 और 47, अल्मोड़ा आलम नगर का संस्थापक कौन था? तो देखिए दोस्तों यहां पर अगर ऑप्शन के अनुसार इसकी बात करें तो यह मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, बालो कल्याण चंद। देखिए जो यहां पर भीष्मचंद्र था ना उसके द्वारा भी यहां पे प्रयास किया गया था, लेकिन यहां पर जो पूर्ण रूप से जो काम किया था वो किसने किया था? बालो कल्याण चंद ने किया था। देखिए दोस्तों जब हमने आपको क्लास करवाई थी ना तो वहां पे डिस्कस करवाया था। भीष्मचंद्र की बात करें तो खगमरा किले का निर्माण इसने करवाया था, पूछा जा चुका है कि खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया है। राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने का प्रयास इसने किया था, लेकिन नहीं कर पाया था, इसकी मृत्यु हो जाती है खगमरे किले के निर्माण करते समय। और यहां पर देखिए जो यहां पर बालो कल्याण चंद्र है जो कि इसका दत्तक पुत्र होता है, देखिए ये क्या करता है, ये बाद में जो अल्मोड़ा है इसे सुव्यवस्थित करने का काम करता है, यहां पर अपनी राजधानी बनाता है, और लाल मंडी किले का निर्माण भी जो बनाता है वो बालो कल्याण चंद ही बनाता है। अल्मोड़ा राजधानी स्थानांतरित 1563 में भी करता है। तो यहां पर ये था दोस्तों, इन फैक्ट को जरूर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 45। देखिए पूछा गया है कि 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो यह जो ली थी ना, यह ली थी सुलेमान सिकोह के दरबार में, सॉरी सुलेमान सिकोह ने ली थी पृथ्वीपति शाह के दरबार में। किसके दरबार में? पृथ्वीपति शाह के दरबार में। तो यहां पर दोस्तों ये सही है, पृथ्वीपति शाह के दरबार में यहां पर ये क्या लेता है, यहां पर ये क्या लेता है, शरण लेता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहां पर जो है बी है, यह इसका बिल्कुल सही होने वाला है। तो देखिए दोस्तों आपने यहां पर तो ये देख लिया है, अब जरा आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पे देखिए पूछा गया है यहां पे 46 है कि उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले हैं? तो प्राचीन शिलालेख आपको देखना है कि कहां पर मिले हैं। तो देखिए दोस्तों बताइए जरा प्राचीन शिलालेख आपको कहां पर मिलेगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों यहां पर जैसे अगर प्राचीन शिलालेख की बात करते हैं तो कलसी, जो कालसी है ये इसका बिल्कुल सही है, और कालसी से आप ध्यान रख लेना, यहां पर आपके लिए रब कर लेता हूं इसे। देखिए यहां पर देखिए 273 ईसा पूर्व 232 ईसा पूर्व के आसपास यहां पे सम्राट अशोक का काल था। तो यहां पर जो कालसी शिलालेख है ना 1860 में इसे प्रकाश में लाया गया था जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन फॉरेस्ट के द्वारा लाया जाता है। इस अभिलेख की जो भाषा है वो प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है, ऐसा आपको ध्यान रख लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर यह है कि कुमाऊं का चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिलता है, महेंद्र चंद मिलता है। और मोहन चंद की बात करें, देखिए महेंद्र चंद की बात करें तो यहां से एक फैक्ट ध्यान रख लेना, इसी के काल में लास्ट में क्या होता है, देखिए
इसके काल में क्या होता है कि हवाल बाग का युद्ध होता है। क्या होता है? हवाल बाग का युद्ध। हवाल बाग, जो अल्मोड़ा में हवाल बाग है उसका युद्ध होता है। और हवाल बाग का युद्ध अगर आपको पूछा जाता है तो ये कब होता है? 1790 में होता है। 1790 में होता है। किसके बीच में होता है? महेंद्र चंद्र व यहां पे ये किसके मध्य होता है? ये होता है गोरखा के बीच में। तो यहां पर ये होता है गोरखा और यहां पे महेंद्र चंद्र के बीच में। इस युद्ध में हार जाते हैं और इस युद्ध के हारने के बाद ध्यान रख लेना 1 फरवरी 1790 को क्या होता है? 1 फरवरी 1790 को जो यहां पे गोरखा है इनका यहां पर जो कब्जा हो जाता है अल्मोड़ा में हवालबाग में। मोहनचंद की बात करें तो मोहनचंद महेंद्र चंद का पिता था और मोहनचंद से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, वो बनता है पालीग्राम का युद्ध। पालीग्राम का युद्ध जरा बताइए, पालीग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो पालीग्राम का युद्ध बताइए। तो जी हां दोस्तों, ये हुआ था 1786 में। 1786 में पालीग्राम का युद्ध होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। और इस युद्ध की बात करें तो यहां पर किसके बीच में होता है? हर्षदेव जोशी और मोहनचंद के बीच में होता है। हर्षदेव जोशी प्रद्युम्न जो शाह है या प्रद्युम्न चंद है उसका यहां पर उसकी ओर से लड़ता है। क्वेश्चन नंबर, गुंट भूमि का अर्थ है। देखिए गुंट भूमि जब भी मैं पढ़ता हूं ना तो देखिए गुंट भूमि, देखिए पहले तो मंदिर दान से है और जब भी हम पढ़ते हैं तो सीधा नाम आता है बाज बहादुर चंद का, क्योंकि बाज बहादुर ने 1673 में, ध्यान रखिए 1673 में गुंट भूमि दान दी थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, मानसरोवर के लिए गुंट भूमि दान दी थी 1673 में। कब दी थी? 1673 में। और यहां पर जो बाज बहादुर है ना, बहादुर की उपाधि शाहजहां द्वारा दी गई है। तो इस फैक्ट को ध्यान रख लेना। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को डिलीट किया गया है। हिमालय डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन है? अगर ऐसा पूछा जाता है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट जो यहां पर बुक है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है, यानी हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, तो उसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी। हिमालय डिस्ट्रिक्ट पूछा है, सिंपल पूछा है, तो यानी क्या हो सकता है हिमालय डिस्ट्रिक्ट? तो प्रश्न अधूरा था इसलिए इसे डिलीट किया गया है। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रख लेना, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट जो गजेटर है ये 1882 में लिखा जाता है। कब लिखा जाता है? 1882 में, और एटकिंसन महोदय के द्वारा ही लिखा जाता है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की बात करते हैं तो पर्यटन से संबंधित थे और 1 जून 2002 देखिए दोस्तों, जब हमने आपको यहां पर जो 500 एमस्कूल की जो सीरीज करवाई थी ना, वहां पर 1 जून 2001 कर दिया था। तो खैर हमने दोस्तों नीचे वीडियो के कमेंट में आंसर पिन भी किया था। आई होप आपको देखना चाहिए था वो, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो माफी चाहेंगे। 1 जून 2002 इसका राइट आंसर है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर यह है क्वेश्चन नंबर 51। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही है? देखिए दोस्तों, कितना पुराना जो करंट अफेयर है वो पूछा गया है। राइट आंसर क्या मिलेगा? राइट आंसर आपको मिलेगा हरिद्वार। अब यहां पर देखिए यहां पर आप देखिए दोस्तों, यहां पर ये रिपोर्ट है 2018-19 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को मैं आपको अलग से भी यहां पर आपके लिए लाऊंगा। और यहां पर देखिए 2016-17 की अनुसार के आंकड़ों के अनुसार है, 2018-19 में ये रिपोर्ट आई थी और यहां पे बताया गया है। देखिए हरिद्वार सर्वाधिक आय वाला, प्रति आय वाला व्यक्ति है। दूसरा स्थान आता है देहरादून का और तीसरा स्थान किसका है? उधम सिंह नगर का। सबसे कम किसका था? रुद्रप्रयाग का, यानी 13वां नंबर। फिर 12वां नंबर टिहरी गढ़वाल का और उत्तरकाशी का 11वां नंबर। बाकी दोस्तों यहां पर इन फैक्ट को ध्यान रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे और पूछा गया है 52वां कि युग्म दोस्तों यहां पर सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप सभी इसका राइट आंसर देने वाले हैं ऑप्शन नंबर यहां पर सी, यानी कौसानी पिथौरागढ़ नहीं बल्कि बागेश्वर में है। तो यहां पर दोस्तों इसका राइट आंसर तो यह है। अब जरा यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर अगर आप देखोगे तो कौसानी की जैसे बात करते हैं तो कोसी नदी और गरुड़ जो नदी है उनके बीच में जो पिंगनाथ पहाड़ी नामक स्थान है उधर आपको यहां पर मिलेगा, कौसानी मिलेगा। और इंपॉर्टेंट देखिए, 1929 में गांधी जी यहां पर 14 दिन की यात्रा में रुके थे और यहीं पर उन्होंने बताया था, जो यंग इंडिया उनकी रचना है वहां पे इन्होंने बताया था कि जो भारत का इसे स्वर्ग कहा था, सॉरी भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, स्वर्ग नहीं स्विट्जरलैंड कहा था, ध्यान रख लेना। और बाकी दोस्तों, प्रसिद्ध जो गिरियाश टी है इसका उत्पादन भी यहीं पे होता है और सुमित्रा नंदन पंत जी की भी ये जन्मस्थली है। अगला क्वेश्चन है यहां पर पूछा गया है 53वां कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो स्थान आपको मिलने वाला है यह मिलेगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न आयोग ने डिलीट किया है और डिलीट इसलिए किया है, अगर आप देखोगे तो 18वां स्थान आपको मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 54 है और पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात था वो कितना था, वह था 963, यानी ऑप्शन नंबर यहां पे मिलेगा बी। अब जरा यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर देखोगे कि 963 तो लिंगानुपात है और सर्वाधिक लिंगानुपात जो आपको मिलेगा वो अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और पौड़ी, तो 3 टॉप जो जनपद है यहां पर ये है। और बॉटम की बात करें तो हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार 880, देहरादून 902, उधम सिंह नगर 920, ये यहां पर सही है। फिर देखिए कुछ की पॉइंट, राज्य के 4 जनपद ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है, यानी 943 जो राष्ट्रीय लिंगानुपात है उससे कम है। और राज्य के 7 जनपद ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से भी अधिक है। तो देखिए दोस्तों यहां पर यह है ग्रामीण लिंगानुपात आपको पूछा जाएगा तो यहां पर आप देखोगे 1000 है, और शहरी लिंगानुपात अगर आपको पूछा जाता है तो वह 884 है। तो देखिए दोस्तों यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ फैक्ट आपके लिए रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर आपके सामने रखे हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे कि नीचे दिए गए नामों में से उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। देखिए दोस्तों परसों हमने क्लास में आपको बताया था कि जो गोपेश्वर वाला स्थल है इस क्षेत्र के लिए अशोक चल ने क्या नाम दिया था, तो केदार भूमि इसने नाम दिया था, केदार खंड इसने नाम दिया था। तो यहां पर यह था अशोक यानी अशोक चल, और 1191 का इसका यहां पर यह ताम्रलेख मिलता है, गोपेश्वर में मिलता है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोस्थल था। अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पे 56वां पूछा है। तो यहां पर देख लीजिए दोस्तों कुछ फैक्ट जो भी आपने देखे थे इन्हीं को आप यहां पर रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहां पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहां पे आपको आंसर पहले ही दिख गए हैं। तो देखिए दोस्तों आंसर आपको पहले दिख गए हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, चिपको आंदोलन आपको पूछा गया है। देखिए चिपको आंदोलन आपको पूछा गया है, चमोली में होता है, ये सभी जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या 2011 वाला जनपद कौन सा था, तो देखिए हरिद्वार, रुद्रप्रयाग। तो देखिए दोस्तों यह बिल्कुल सही है। अगर आप यहां पे देखोगे राज्य की जनसंख्या का, तो राज्य की जनसंख्या कितनी है, 1,86,292 राज्य की जनसंख्या है। पुरुष जनसंख्या जिसमें से 50.93% है, और महिला की बात करें तो 49.07% है। हरिद्वार सबसे ज्यादा है जहां पर 18.9 लाख जनसंख्या है, फिर देहरादून का है 16.96 लाख, और यहीं पर सबसे कम की बात करें तो रुद्रप्रयाग 2.42 लाख, फिर चंपावत और फिर बागेश्वर। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपके लिए कर्म है, शायद आपको साफ ना दिखे इसलिए आपके लिए एक बार जूम भी कर लेता हूं। तो यहां पर ये फैक्ट है दोस्तों, इन्हें आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे कि कृषि विश्वविद्यालय 17 नवंबर 1960 को होता है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। और राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 27 मार्च 2016 में लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पे 60, 61, 62, 63। तो देखिए दोस्तों इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लेकिन पहले दीजिए आंसर कि यहां पर 61वां देखते हैं। पूछा गया है कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित है। तो अनुसूचित जाति यानी एससी की बात की गई है, और एससी के लिए जो रिजर्व है वह है 13 सीटें। टोटल 15 सीटें रिजर्व हैं, जिसमें से 2 एसटी के लिए है और बाकी जो यहां पर 13 है वो एससी जनजाति के लिए, सो एससी जो जाति है उनके लिए है। तो एससी के लिए 13 और एसटी के लिए 2 है। बाकी दोस्तों 1840 में मुख्यालय यह पौड़ी गढ़वाल में है। उत्तराखंड पंचायती वित्तीय स्थिति पुनर्विलोकन करने वाले हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो यह राज्यपाल करता है। और किस कमिश्नर ने पुलिस स्थान पर जो पटवारी व्यवस्था लागू की थी, तो ट्रेल ने की थी। तो देखिए दोस्तों यहां पर ये थे, आयोग आपने देखे होंगे, जरा यहां पर ट्रेल को एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए दोस्तों 1816 में पूरे उत्तराखंड में डाक व्यवस्था शुरू करता है। 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना कौन करता है, विलियम ट्रेल करता है। 1819 में 9 पटवारी पदों का सृजन भी यही करता है। कब करता है, 1819 में। पौड़ी जेल 1821 में बनाता है। 1822 में जो खच्चर सेना है कुली बेगार हेतु उसका निर्माण करवाता है। फिर देखिए दोस्तों यहां पर 1824 में डबल लोक व्यवस्था की शुरुआत करता है। सभी फैक्ट यहां पे ट्रेल से है, आपने देखे होंगे, याद होंगे, रिवाइज कर लीजिए बस। देखिए 1833 में नेटिव डॉक्टर की स्थापना करता है, शुरुआत करता है अल्मोड़ा में। फिर देखिए तीर्थ यात्रा मार्ग पर विशेष रुचि इसने लगाई थी, जिस कारण इसे ईसाई होकर हिंदू का पक्ष रखने का जिस पर आरोप भी लगता है। फिर यहीं पर आप देखोगे न वकील, न दलील, न अपील का कार्यकाल इसी के काल को कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों 80 साल का जो बंदोबस्त था 1823 वाला, यह बहुत ही प्रसिद्ध था।
तो यहां पर आपने देखे हैं। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64 है और पूछा गया है कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो अटल न्यू चैलेंज जो इंडिया जो यहां पर वर्ष है ना, तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है यानी 2018-19 में वहां पर किया गया था। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ये है ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहां की गई थी। तो ये हल्द्वानी में की गई है, ध्यान रख लेना। नैनीताल राजभवन की स्थापना तो यह कब होती है। तो नैनीताल जो राजभवन है जहां पर वर्तमान में हमारा हाईकोर्ट है, तो यह होता है 1897 में। यहां पर देखिए दोस्तों, नैनीताल राजभवन की बात करते हैं तो 27 अप्रैल 1897 को इसकी नींव पड़ती है। 1900 में इसकी स्थापना पूर्ण रूप से तैयार होता है, वर्ष 1900 में। डिजाइन की बात करें, स्टीवंस ने किया था। निर्माण इसका मैकडोनाल्ड ने करवाया था। भारत का ये 20वां हाईकोर्ट है, 9 नवंबर 2000 को बनता है। प्रथम न्यायाधीश अशोक अभेंद्र देसाई जी होते हैं और वर्तमान जो है वह बिपिन सांघी जी है, जस्टिस बिपिन सांघी जी। तो यहां पर यह था। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो देखिए दोस्तों, इसके आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 67 है। तो इसकी जो स्थापना की जाती है ना, ये की जाती है ऑप्शन नंबर यहां पर कोई नहीं, ये डिलीट होता है दोस्तों। एक्चुअली दोस्तों, ये प्रश्न विवादित है। आयोग ने इसका आंसर, इस प्रश्न को क्या किया है, डिलीट किया है। इस प्रश्न को क्यों डिलीट किया है, देखिए दोस्तों, एक्चुअली अगर आप देखोगे बहुत सी किताबों में वहां पर बताया गया है कि जो गढ़वाल विकास निगम लिमिटेड जो है और कुमाऊं विकास निगम लिमिटेड जो है उसकी स्थापना 31 मार्च 1976 को होती है। लेकिन कुछ किताबों में यह जो स्थापना है ना कुमाऊं मंडल वाली, इसकी स्थापना 30 मार्च 1976 को दी गई है। एक्चुअली दोस्तों, यहां पर कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना का कहीं पर भी सोर्स नहीं मिला है, लेकिन एक सोर्स मिला है और यह सोर्स कितना ऑथेंटिक है यह बिल्कुल नहीं मालूम है। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट किया है और कारण यहां पर यह था कि दोनों की तिथि एक समान नहीं है। हां, अगर आपको गढ़वाल विकास निगम की पूछी जाती है तो 31 मार्च 1976 यह बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि यह वेबसाइट में दिया गया है। तो बाकी दोस्तों, कुमाऊं मंडल विकास निगम की वेबसाइट में इसकी तिथि नहीं मिल रही है, जो थोड़ा विवादित है। और वहां पर अगर किताबों में बात करें तो कुछ जगह में 30 मार्च 1976 दिया गया है, थोड़ा सा यहां पर इसमें थोड़ा विवाद है। बाकी दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन में आता है 31 मार्च 1976 गढ़वाल विकास निगम लिमिटेड की, तो वहीं पे जाना, यही इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर 68 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है। तो एसटी की बात की गई है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर एससी की बात की गई है। हाँ, एससी की बात की गई है, अनुसूचित जाति की। तो देखिए, अनुसूचित जाति यानी एससी की बात की गई है, तो यह है 18 आपको मिलेगा 76%। तो क्वेश्चन नंबर 68 था। 69 देखिए, स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरणवाद संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी। तो राइट आंसर आपको क्या मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर की बात करें तो यह आपको मिलने वाला है 1968 में। देखिए यहां पर आप देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन होता है 5, 6, 16 जून 1972 को, और ये पर्यावरण से संबंधित होता है ना। तो 5 जून को आप सभी जानते हैं कि क्या मनाते हैं, 5 जून को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, राष्ट्रीय बोल रहा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। ठीक है, अब यहां पर देखिए 1968 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उभरते हुए वैज्ञानिक प्रमाणों का प्रयोग करते हुए पहली बार जलवायु परिवर्तन पर यहां पर चर्चा की गई थी। कब की गई थी, 1968 में की गई थी। यही स्टॉकहोम का पहला यानी पूर्ववर्ती था। और फिर यहां पर जून 1972 में यहां पर सम्मेलन होता है, स्टॉकहोम में होता है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में होता है। और यही इंपॉर्टेंट है, थीम क्या रहती है, ओनली वन अर्थ यहां पे थीम रहती है। और इसी में दोस्तों 1972 में ना कि जो यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, इसकी स्थापना की जाती है और नैरोबी में होती है, केन्या में इसकी स्थापना की जाती है। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखेंगे अगला, और पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन यहां पर आपको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 है, पूछा गया है कि राज्य में वनों का अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न भी आयोग ने डिलीट किया है और यहां पर कोई भी ऑप्शन में नहीं है। आप जरा यहां पर देखिए उत्तराखंड का फॉरेस्ट कवर का डेटा है 2021 के अनुसार है। ध्यान से सुनिए, आपको पूछा जा सकता है, आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो कितना है। तो ये आपको मिलेगा 24,305। कितना है, 24,305 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर यहां पर कुल वन क्षेत्रफल है, फॉरेस्ट कवर है, क्या है, फॉरेस्ट कवर है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि प्रतिशतता में कितना है, तो प्रतिशतता में है 45.44%। ये 2021 के अनुसार बता रहा हूं दोस्तों, तो 45.44%।
वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो यह मिलता है 9.45%। मीडियम डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं, मध्यम सघन वन की बात करते हैं तो 23 के आसपास है, 23 यानी 23.8 के आसपास। और ओपन फॉरेस्ट की बात करें, खुले वन की बात करें तो 12.12% है। यहां पर देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा, फॉरेस्ट रिपोर्ट पूछी जाएगी 2022 के एग्जाम में पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं और पूछा है झिरोली, बागेश्वर, चंडाक, पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैग्नेसाइट की खाने हैं, इसलिए मैग्नेसाइट का चट्टान यहां पे मिलती है, मैग्नेसाइट मिलता है। ऑप्शन ए सही है। सगंध पादप केंद्र CAP उत्तराखंड के किस स्थान पर है, तो ये सेलाकुई में आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो इसे रिवीजन कर लीजिए। देखिए फॉरेस्ट कवर कितना है टोटल, ये अभी आपने देखा था 24,305, कितना है 24,305, 24,305 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। ठीक है, 3-7, अगर आपको 1-3 नहीं भी देखना पीछे कोई बात नहीं। फिर देखिए प्रतिशतता में आपको पूछा जाए फॉरेस्ट कवर 45.44%, सॉरी 45 लिख दिया है, 45.44%, 4544 ऐसे याद करना है। और 9.45 की बात करें तो यहां पर वेरी डेंस फॉरेस्ट है। अगला क्वेश्चन है 73 और 74 की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम है। देखिए महिला साक्षरता न्यूनतम की बात की गई है, तो महिला साक्षरता न्यूनतम आपको कहां पे मिलेगी, तो देखिए यह तो आपको मिलेगी उधम सिंह नगर में, टिहरी गढ़वाल में, उत्तरकाशी में, देहरादून में। तो उधम सिंह नगर गलत है, जहां पर मैं जाने वाला था, यह मिलेगा आपको उत्तरकाशी में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखिए कि महिला साक्षरता देहरादून में सबसे ज्यादा है, फिर नैनीताल में, फिर पौड़ी गढ़वाल में, और सबसे कम उत्तरकाशी में, फिर टिहरी में, और फिर उधम सिंह नगर में। तो ध्यान रखिए, उधम सिंह नगर में सबसे कम, सॉरी उत्तरकाशी में सबसे कम, टिहरी में दूसरे नंबर पर, और उधम सिंह नगर पे तीसरे स्थान पे। क्वेश्चन 74 है हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट प्रबंधित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर इसका राइट आंसर है, थोड़ा रट लीजिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, उत्तराखंड ग्राम्य विकास जो समिति है इसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 75 है कि नीचे दी गई सूची को आपको मिलान करना है। अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला, देखिए यहां पर ऑप्शन में आपको चमोली नहीं दिख रहा है, और इसलिए ऑप्शन के अनुसार आपको चूज करना है, यह उत्तरकाशी जनपद है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, तो न्यूनतम आपको कहां पर मिलेगा, यह मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 4 यानी चंपावत में। तो ए बी का 3-4 यानी ये ऑप्शन सी यहां पर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर यह है, आप इसे याद कर लीजिएगा। यहां पर आप देखिए राज्य की अगर बात की जाए, अगर पूछा जाएगा, देखिए यहां पर बताया गया है कि राज्य में 78.85 यानी साक्षरता की बात की गई। ठीक है, यहां पर लिख लेता, आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। साक्षरता, देखिए यह है साक्षरता, राज्य की जो साक्षरता है वो 78.8% है, जिसमें से मेल साक्षरता कितनी है 87.4%, और फीमेल की बात करें तो 70% है। सर्वाधिक साक्षर है देहरादून, फिर नैनीताल, फिर चमोली। टॉप 3 याद जरूरी करने हैं। उधम सिंह नगर सबसे कम है, फिर हरिद्वार है, और फिर उत्तरकाशी है। क्वेश्चन नंबर 75 का यह है। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, यहां पे 76 और 77 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आंकलन 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन, खनन उत्खनन, वानिकी, और यहां पे वानिकी से संबंधित उत्पाद है लट बनाना, यह भी है। तो ऑप्शन डी यहां पे राइट होगा। क्वेश्चन 77 है उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि को किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी। तो देखिए दोस्तों, किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना तो यह की गई थी, ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है 15 अगस्त 2014, यह सही है। किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना 15 अगस्त 2014, किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना अगस्त 2014। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट योजना है, इन्हें याद कीजिए। देखिए पहला यहां पर नंबर 1 है उत्तराखंड जो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना है, 12 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। आपातकालीन सेवा की बात करें तो यह होती है मई 2008 को। डोली सेवा योजना 17 अप्रैल 2012। देखिए ये आपातकालीन सेवा के आधार पर था, जहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच जा सकती थी, वहां पर डोली के माध्यम से उन्हें जो सही मार्ग तक, यानी अच्छे जो यहां पर जो सड़क मार्ग तक, वहां तक पहुंचाने की सेवा थी ये।
तीलू रोहतली पेंशन योजना 1 अप्रैल 2014 को, बीर चंद्र सिंह गढ़वाली 1 जून 2002 को, अटल खाद्यान्न योजना 11 फरवरी 2011 को, अटल खाद्यान्न योजना 11 फरवरी 2011 को, मुख्यमंत्री रॉपटॉप योजना 22 जनवरी 2020 को, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 28 मई 2020 को, और आंचल अमृत योजना की बात करें मुख्यमंत्री की तो 7 मार्च 2019 को। तो देखिए दोस्तों, एक बार आप फिर से रिवाइज कीजिए, याद हो जाएगा। अगर याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर से रिवाइज कीजिए, याद होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 7 मार्च को 2019 में, स्वरोजगार योजना की बात करें तो 28 मई 2020 को, और यहीं पर बात करें रूफटॉप की बात करें तो 22 जनवरी 2020 को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पे कुछ साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं और साइंस का हमारे सिलेबस से उतना लेना देना है नहीं, तो यहां पर डायरेक्ट देखते हैं इनका आंसर। फिरोमोन्स उदाहरण है। फिरोमोन्स किसका उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, ये बाह्य हार्मोन्स का उदाहरण है। रट लीजिए, कोई बात नहीं, एक बार जल्दी देख लीजिए, साइंस के क्वेश्चन है। आइसोटोनिक घोलों का समान होते हैं, आइसोटोनिक घोल। तो देखिए दोस्तों, यहां पर बात करें तो प्रसरण दाब है इसका। किसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु कौन था? तो देखिए दोस्तों, यहां पर इस प्रश्न को आयोग ने डिलीट किया है। और डोली की बात करें तो पहला यहां पर क्या थी, एक भेड़ थी जो ट्रांसजेनिक थी, लेकिन यह आंसर नहीं था। पहला जो ट्रांसजेनिक जंतु था वो चूहा से था, और डोली भी बनाई गई थी बाद में। तो यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कोई नहीं, डिलीट था यह प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 28 और पूछा गया है कि कौन सा एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो कौन सा वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो देखिए, ध्यान रख लीजिएगा, एसिडिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या डाइक्लोरोमीथेन। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं है, बाकी सभी वाष्पशील कार्बनिक यौगिक हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये कंप्यूटर का है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? यूनिक्स, लिनक्स, जावा या फिर विंडोज। तो देखिए, आप देख रहे होंगे कि जो जावा है ना, ये तो क्या है, एक भाषा है, तो यही नहीं है, बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। डायोड का काम क्या होता है? देखिए, डायोड का जो काम होता है, डायोड कुछ ऐसा होता है इसका सिंबल। और डायोड की बात करें दोस्तों, तो ये काम क्या करता है कि यहां पर क्या करता है कि यह क्या करता है कि एक दिशा में लाने का काम करता है। यानी जो करंट होती है ना, जो यहां पर जो प्रत्यावर्ती धारा आती है, जो ऐसी आती है, इसको क्या कर देता है, इसे सीधा एक लाइन पे लाने का काम करता है। तो यानी ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर यहां पर है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। लाइकेंस इसका सही है, सहवाग इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 86, 87, 88 और 90। यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अवशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है। यूरिक अम्ल, तो देखिए, यह होता है छिपकली और पक्षी दोनों में। इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और यहां पर पूछा जाएगा कि इंडियन ओपिनियन कब प्रारंभ किया गया था? तो 1903 में, हरिजन पत्रिका 1933 में, और यंग इंडिया की बात करें तो 1919 में। क्वेश्चन नंबर 88 है, शिक्षा का वर्धा योजना किसने प्रस्तावित की थी? तो गांधी जी ने ही की थी, ऑप्शन नंबर डी। और एक अनावृत बीजी का पत्ती 16 गुणसूत्र है, तो भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होंगे? तो देखिए दोस्तों, ये हमारे सिलेबस में नहीं आएगा, पुलिस में भी नहीं आएगा, और पटवारी लेखपाल में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आप चलते हैं, और यहां पर देखिए दोस्तों, पूछा है कि एओ ह्यूम वह जीवनी लेखक कौन था जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बना था? देखिए, एओ ह्यूम का यहां पर आपको देखना है कि जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना था। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो था ना, यह था ऑप्शन नंबर की बात करें तो डी था, विलियम वेडरबर्न इसका सही आंसर है, ध्यान रख लेना। और यहीं पर अगर राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो 1885 में होती है। एओ इसके संस्थापक होते हैं। और राष्ट्रीय कांग्रेस के वायसराय उस टाइम कौन था? डफरिन था। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री गिलडेड स्टोन था। तीन कठिया आंदोलन, देखिए, तीन कठिया जो आंदोलन था, यह नील क्रांति से था, चंपारण सत्याग्रह से था। तो देखिए, यहां पर यह था, नील की खेती अनिवार्य होती थी। यहां पर अप्रैल 1917 में इसकी शुरुआत होती है। यहां पर जो चंपारण आंदोलन होता है, राजकुमार शुक्ल गांधी जी को लाते हैं, बुलाते हैं, उनके कहने पर आते हैं। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? तो देखिए दोस्तों, यहां पर बात करें तो यह है ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर भारत योगदान, इसका बिल्कुल सही है। और यहां पर अगला क्वेश्चन आपने देख लिया है, अनामिका, यहां पर यह भी सही है। देखिए, हिंदी कविता साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है अनामिका को। बाकी दोस्तों, यहां पर आप देखोगे कि हिंदी साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करें तो 2021 का, ये 2020 का था, तो दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। नामिता गोखले को इंग्लिश में दिया गया है। दया प्रकाश सिन्हा को जो 2021 में दिया गया है वो सम्राट अशोक नाटक के लिए दिया गया है। और बाल साहित्य में देवेंद्र मेवाड़ी को दिया गया है। अब प्रवासी भारतीय दिवस की बात करते हैं। तो देखिए, 1915 में इसकी शुरुआत होती है। देखिए, 1915 में जब गांधी जी आते हैं ना, तो इसी के उपलक्ष्य में हम ये मनाते हैं।
2015 से पहले यानी 2003 से ये शुरुआत हो जाता है और 2015 से ये प्रति 2 वर्ष में मनाया जाता है। और यहां पर आप देखोगे कि अगर बात करें यहां पर 2021 में, तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान, यह इसकी थीम थी और हर 2000 यानी हर 2 साल में मनाया जाता है। और 2015 से यह शुरुआत हुई थी 2 साल में मनाने की। 2003 से वैसे शुरुआत हो गया था, लेकिन प्रत्येक साल मनाया जाता था और 2015 के बाद से प्रति 2 साल में मनाया जाता है। वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए ये प्रश्न तो उस समय के हिसाब से अनिल बैजल इसका सही है, लेकिन अब वर्तमान में नहीं है। और वर्तमान में जो है वो आप यहां पे देखोगे, यहां पर आप देखोगे ये लिस्ट है दोस्तों। वर्तमान में अगर दिल्ली की बात करें ना, तो विनय कुमार सक्सेना वर्तमान में यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। सभी के देख लीजिए, जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा है, लक्षद्वीप के प्रफुल्ल पटेल है, पांडुचेरी के जो यहां पर बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर तिमिल सौंदरराजन है, लद्दाख की बात करें राधा कृष्ण माथुर है, अंडमान की बात करें जो प्रशासक है एडमिरल डी के जोशी है, चंडीगढ़ की बनवारी लाल पुरोहित है। क्वेश्चन यहां पर यह था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहां पर देख लिया आपने, इसका आंसर देख लिया है कि फिक्की के नए अध्यक्ष किसे चुना गया था 2020-21 में, तो उदय शंकर यहां पे बिल्कुल सही था। क्वेश्चन यहां पे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन था कि खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता था। तो यह जो पदक जीता था ये सुनील अत्तिल ने जीता था, ध्यान रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी है। 108वां भारतीय कांग्रेस, देखिए दोस्तों ये प्रश्न भी डिलीट किया गया हो, डिलीट इसलिए किया गया है, तो यहां पर आप देख लीजिएगा, अभी इसके डिस्कस कराऊंगा। 108वां जो भारतीय कांग्रेस था 2022 में, ये यहां पर कहीं नहीं हुआ है, ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं है। 2023 में होगा और ये कहां पर होगा? ये राजस्थान में होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर इनफैक्ट देख लीजिए, टोक्यो ओलंपिक से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, यह भी हमने आपको करवाया था, फिलीपींस और रूस इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। पूरी नोबेल लिस्ट यहां पर आप देखिए 2021 की यहां पर यह है। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पे देखिए कि 99 है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता में 5वीं विजेता कौन बनी थी? आदित्य माहेश्वरी इसका राइट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना जाता है? तो ला डलहौजी दोस्तों इसका बिल्कुल सही है। अब यहां पर नोबेल जो यहां पे है इसे भी आप देख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर करंट पीडीएफ की बात करेंगे, जिसे करंट पीडीएफ चाहिए जो करंट अफेयर वाली क्लास थी, तो आज रात 9 बजे से, और बाकी दोस्तों आज रात 9 बजे से लेकर और कल रात 9 बजे तक आपको वीडियो के जो यह क्लास है इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पे आपको मिल जाएगी इसी क्लास की पीडीएफ का लिंक। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।